राजभवन में राष्ट्रगान के साथ अब शपथ ग्रहण कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो रही है। आप मंच की तस्वीरें देख रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां मौजूद हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल इस वक्त मौजूद हैं। राजेश जी, अब शुरू होने वाला है यहाँ पर कार्यक्रम, लेकिन ये मंत्रिमंडल और जो खबरें छनकर आ रही हैं कि किसे क्या मिलने वाला है, क्या मैसेज देता आपको दिखाई दे रहा है कैबिनेट? देखिए, इस वक्त मंत्री बनाए जाने का तो सिर्फ एक ही संदेश है, और वो संदेश ये है कि ये सारे के सारे विधायक जो मंत्री बन रहे हैं वो अभी विधायक नहीं हैं, और इन सबको अभी मंत्री बनने के तुरंत बाद उपचुनाव का सामना करना है। और जब वो उपचुनाव जीतेंगे तब कहीं जाकर के वो मंत्री पद उनका एक तरह से वैध हो जाएगा। तो 6 महीने तक तो वो बिना विधायक बने मंत्री रह सकते हैं। लेकिन मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोपाल भार्गव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री विजय शाह। मैं विजय शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री जगदीश देवड़ा। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगदीश देवड़ा, जो कि विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री बिसाहू लाल सिंह। इधर का मैं कर रहा हूँ सिंगल। मैं बिसाहू लाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संवैधानिक और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बिसाहू लाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो
विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समर्पक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया। मैं यशोधरा राजे सिंधिया ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं यशोधरा राजे सिंधिया ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री भूपेंद्र सिंह। वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आप अपनी बात पूरी करिए पहले, तो उसके बाद आपसे मैं सवाल करूंगा। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि राजभवन, जहां पर इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, वहां एक एक करके सिंधिया खेमे के और साथ ही शिवराज सिंह चौहान खेमे के विधायक एक एक करके शपथ रहे। राजेश बादल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेश जी, आप अपनी बात पूरी करिए। आप बता रहे थे कि किस तरीके से ये कोविड के समय में शपथ ग्रहण किया जा रहा है, क्या मैसेज देने की कोशिश है? क्योंकि दोनों ही खेमों की तरफ से कहा गया कि सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ भी असंतोष नहीं है विधायकों के बीच में, मंत्रियों के बीच में। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, जो पहली बात आपने कही कि कोविड के वक्त अगर ये शपथ समारोह हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं। सब कुछ ठीक ठाक इसलिए नहीं है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में जिन लोगों ने शपथ ली है, अभी लेते जा रहे हैं, उन लोगों को अभी चुनाव के मैदान में उतरना है। अभी वे विधायक नहीं हैं। तो हम सब जानते हैं कि आम चुनाव में जिस तरह से आचार संहिता का मतलब होता है, उपचुनाव में बहुत उस तरह से सख्ती नहीं होती। तो जब सिंधिया के समर्थक ये विधायक जाएंगे चुनकर मंत्री के रूप में, तो कहीं उनके जीतने की संभावनाएं वो ऐसा सोचते हैं कि शायद बढ़ जाती हैं और मंत्री के रूप में वो अपने मतदाताओं के बीच में जाएंगे। लेकिन फिलहाल वो विधायक नहीं है और उन्हें सबसे पहले जीतना जरूरी है, और इसीलिए कोविड के समय में उनको मंत्री बनवाना जरूरी हो गया था ताकि उनको चुनाव जीतने में सहायता मिल सके। लौटेंगे आपके पास बादल जी और सवालों का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार राजभवन से, जहां सुबह ठीक 11 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ। ऐसे में कई प्रमुख चेहरे शिवराज सिंह चौहान खेमे के और कई चेहरे ऐसे भी माने जा रहे हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के हैं और उन्हें जगह दी जा रही है इस मंत्रिमंडल में। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं भोपाल से, और अभी भाजपा से जो नेता हैं वो बीजेपी में जो पुराने चेहरे रहे हैं उन्होंने शपथ ली, लेकिन जल्द ही सिंधिया खेमे से जिनकी एंट्री हो रही है वो भी शपथ लेंगे। राजेश जी, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, यशोधरा सिंधिया, विजय शाह, जगदीश देवड़ा, ये शपथ ले चुके हैं अब तक। इन चेहरों के आने से मंत्रिमंडल कितना मजबूत होता है? और एक अहम सवाल मैं ये भी जरूर आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से सिंधिया खेमे की एंट्री अब कैबिनेट में हो रही है, आने वाले दिनों में ये मध्य प्रदेश में राजनीति किस तरह से जो है करवट लेगी?
देखिए, आपकी पहली बात का उत्तर तो ये है कि जो जिन चेहरों ने अभी तक शपथ ली है वो वास्तव में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बहुत वरिष्ठ और पुराने चेहरे हैं। तो इन चेहरों की उपेक्षा करके और कोई मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन नहीं सकती। ये खांटी जमीनी नेता हैं, तो इसका लाभ तो मध्य प्रदेश में सरकार को मिलेगा, एक बात। दूसरी बात जो आपने सिंधिया वाली कही है, यह एक मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शिवराज सिंह चौहान के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है, क्योंकि अभी तक भी हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जब भी सिंधिया समर्थक विधायकों की बात आती है तो उनको सिंधिया से टैग करके जोड़ा जाता है, सिंधिया से क्लब करके देखा जाता है, उनको भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं कहा जाता। जब भी उनकी बात होती है वो सिंधिया समर्थक शब्द लग जाता है। आज ही हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ जो बैठक हुई उसमें सिंधिया मौजूद थे और केवल वो 22 विधायक उनसे मिलने पहुंचे जो सिंधिया के समर्थक थे। तो इसका अर्थ ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया के समर्थक तेल और पानी की तरह हैं, जिनका कभी संगम हो नहीं सकता। चुनाव के बाद पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी जरूरत है कि वो सिंधिया के समर्थकों को पार्टी के अंदर आत्मसात करें। दूसरी बात यह है कि जो दो पीढ़ियां या 3 पीढ़ियां भारतीय जनता पार्टी की ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस का विरोध करते आ रही थी, अभी भी उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई है। तो उन पीढ़ियों को साथ लेना, और उनमें कई बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं जो सिंधिया समर्थकों का भारतीय जनता पार्टी में आना अच्छा नहीं मान रहे हैं, तो उनकी नाराजगी अभी बनी हुई है। ये 2 बड़े परिणाम या चुनौतियां शिवराज सिंह चौहान के लिए हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत दिलचस्प बात आपने यहाँ पर की कि कैसे ये तेल और पानी का मेल है जो आने वाले दिनों में शिवराज सिंह के लिए साधना एक बड़ी चुनौती होगी। और चौथी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बन रहे हैं, लेकिन ये जो परिस्थितियां हैं ये उनके पिछले 3 कार्यकाल से बहुत अलग है। और इसीलिए बार बार ये सवाल उठ रहा है कि सिंधिया खेमा शामिल तो हो रहा है कैबिनेट में, लेकिन एक साथ एक मत होकर आगे कैसे साधेंगे मुख्यमंत्री सबको, ये एक बड़ी चुनौती है। इमरती देवी इस वक्त शपथ ले रही हैं, कट्टर सिंधिया समर्थक मानी जाती हैं, कमलनाथ सरकार में ये मंत्री रही हैं इससे पहले, डबरा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक। अनुसार न्याय करूंगी। मैं इमरती देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समक्ष निर्माण के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं। राजेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि कई चेहरे, कई लोग ऐसे शामिल हो जाते हैं आपके मंत्रिमंडल में, आपके खेमे में, जिनके विचारधारा से आप बहुत ज्यादा सहमत नहीं होते हैं, उनकी पहले आलोचना कर चुके होते हैं। ऐसे में उनको साथ लेकर चलना एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। देखिए, ये चुनौती तो शिवराज सिंह चौहान को आने वाले दिनों में बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे अभी जो इमरती देवी शपथ ले रही थी, जब वो पिछली बार कमलनाथ मंत्रिमंडल में शपथ ले रही थी, तो वो हमेशा हरदम अपने बयानों से अपनी ही सरकार को मुश्किल में डालती थी, कमलनाथ सरकार को मुश्किल में डालती थी। और वो खुले और तौर पर कहती थी कि अगर सिंधिया जी कहेंगे तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी। तो अगर वो सिंधिया उनके लिए हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता की रही है। आपको याद होगा 1977 और 80 के बीच में जब जनता पार्टी थी देश में सत्तारूढ़ थी, तो भारतीय जनता पार्टी का गठन ही इसलिए हुआ था कि दोहरी सदस्यता का मसला था। अब यहाँ जो मामला है वो ये है कि सिंधिया समर्थक विधायक भारतीय जनता पार्टी के कहलाएंगे या सिंधिया के विधायक कहलाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। 90 दिन करीब उनको भारतीय जनता पार्टी में आए हो गए, लेकिन अभी भी उनको भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं माना जाता, उनको सिंधिया समर्थक कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की पार्टी पॉलिटिक्स में कभी भी किसी गुट विशेष के विधायक या पक्के तौर पर बंटवारा करके नहीं देखे जाते। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जो शिवराज सिंह चौहान के सामने आने वाली है।
चुनौतियां कड़ी हैं और इन कड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। तस्वीरें आपको भोपाल के राजभवन से हम लगातार दिखा रहे हैं। वहां पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और सिंधिया खेमे के मंत्री, जिस बात का जिक्र देखिए राजेश जी भी कह रहे थे कि कैसे अभी तक उनको यही कहा जाता है कि वो सिंधिया समर्थक हैं, और ये जो पहचान को लेकर एक क्राइसिस है बीजेपी में शामिल होने के बाद भी, ये आने वाले दिनों में क्या स्वरूप लेता है इसका इंतजार रहेगा। राजेश जी, एक अहम सवाल ये भी बनता है कि हालांकि अभी पोर्टफोलियोज किसे क्या मिलते हैं उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, कुछ कंफर्मेशन भोपाल से ही आए, लेकिन बड़ी बहस इसको लेकर भी चली कि इसका स्वरूप क्या होगा। उप मुख्यमंत्री पद किसे दिया जा सकता है, या रखा भी जाएगा या नहीं रखा जाएगा, विधानसभा स्पीकर की पोजीशन किसे मिल सकती है। आप आज के शपथ ग्रहण में जो नाम है उनके लिहाज से इन पदों पर किसे फिट देखते हैं? देखिए, पहली बात तो उप मुख्यमंत्री की है तो ये तो मुख्यमंत्री के विवेक पर है, लेकिन हमने जो भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय चरित्र देखा है या इतिहास देखा है, उप मुख्यमंत्री पद देने में भारतीय जनता पार्टी को सहूलियत तब होती है जब कोई दूसरी पार्टी उसको ज्वाइन करती है और उस पार्टी का उप मुख्यमंत्री पद लेते हैं। लेकिन चूंकि सिंधिया और उनके समर्थक विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो शिवराज सिंह चौहान के लिए ये मजबूरी नहीं है कि वो कोई उप मुख्यमंत्री बनाए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई उप मुख्यमंत्री संभवतया शिवराज बना करके और एक नया सत्ता का केंद्र बनाएंगे, एक बात। दूसरी बात, आपने विधानसभा अध्यक्ष की कही है, तो विधानसभा अध्यक्ष क्योंकि अब दूसरी पार्टी प्रद्युम्न सिंह तोमर शपथ ले रहे हैं, सिंधिया खेमे के सबसे बड़े नेता जो माने जाते हैं, कि जो विषय मध्य प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के। प्रद्युम्न सिंह तोमर, राजेश जी 2 बार विधायक रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक और सबसे बड़ा नेता उन्हें कह सकते हैं, जो समर्थक ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से आज कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं उनमें से। देखिए, प्रद्युम्न सिंह तोमर हमेशा से सिंधिया के विश्वस्त कमांडर माने जाते रहे हैं और सिंधिया ने प्रद्युम्न सिंह तोमर के चलते कांग्रेस के अनेक नेताओं को नाराज भी किया है। तो प्रद्युम्न सिंह तोमर और इमरती देवी 2 तो ऐसे लोग हैं जो सिंधिया का साथ किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए जो बात हो रही है कि विधानसभा अध्यक्ष का जो बात आपने पूछा था, भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा और उसमें सिंधिया समर्थक होने का कोई सवाल ही नहीं उठता कि सिंधिया का कोई आदमी विधानसभा अध्यक्ष बनेगा। और प्रद्युम्न सिंह तोमर कमलनाथ सिंह सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं और सिंधिया परिवार के बेहद करीबी ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रह चुके हैं और इस वक्त शपथ ग्रहण उनका चल रहा है। राजेश जी, कई सवाल इस वक्त सबके मन में है, क्या जो अहम पोर्टफोलियो है वो रिटेन किए जा सकते हैं शिवराज सिंह चौहान खेमे के लिए, लेकिन असंतोष की स्थिति ना बने, ऐसे में बैलेंस कैसे बिठाया जाएगा? देखिए, इसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि सिंधिया की जो एंट्री भारतीय जनता पार्टी में हुई है उसमें शिवराज सिंह चौहान का बहुत बड़ा योगदान, और इसी वजह से इस मंत्रिमंडल विस्तार में हमने देखा है कि जो मुख्यमंत्री के विवेक पर छोड़ दिया जाता है, इस बार सब कुछ केंद्र तय कर रहा है, केंद्रीय पर्यवेक्षक तय कर रहे हैं, पार्टी के मध्य प्रदेश प्रभारी तय कर रहे हैं, पार्टी का जो संगठन है वो तय कर रहा है। तो पार्टी संगठन जब तय करता है तो निश्चित रूप से जो महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज हैं, वित्त मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, वन मंत्रालय है, ये सारे के सारे पार्टी अपने परंपरागत और पुराने जो उनके कद्दावर चेहरे हैं उनको ही दिए जाएंगे। लेकिन सिंधिया खेमा इसी शर्त पे आया है कि उनको कुछ ना कुछ मजबूत विधायक, मलाईदार विभाग जिसको बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, वो दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उद्योग विभाग जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के पास हो सकता है, टैक्स वाला जो विभाग है, आबकारी विभाग है, वो कमर्शियल टैक्स वाला जो विभाग है वो सिंधिया के समर्थकों के पास जा सकता है। अब ये देखिए, शपथ समारोह के बाद और तस्वीर साफ होगी कि कितने कैबिनेट और कितने राज्य मंत्री आते हैं। राजेश जी, प्रेम सिंह पटेल इस वक्त शपथ ले रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रेम सिंह पटेल, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने और कर्मठ कार्यकर्ता हैं और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो ये नाम जो आप बता रही हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनमें सारे नाम शिवराज सिंह सिंधिया के भी बहुत भरोसे के नहीं रहे हैं। बहुत सारे के सारे शिवराज सिंह के समर्थक भी नहीं हैं। इनमें से कई नाम ऐसे हैं
जो शिवराज सिंह के कट्टर आलोचक पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी बने रहेंगे। तो प्रेम पटेल या हम सबसे बड़ा नाम इसमें गोपाल भार्गव का है, जो करीब करीब वरिष्ठता के क्रम में शिवराज सिंह चौहान से भी 20 नहीं होंगे, 19 नहीं। तो कई नाम ऐसे हैं जो शिवराज सिंह के नहीं चाहते हुए भी मंत्री बनाए गए। और इस वक्त शपथ ले रहे हैं ओम प्रकाश सकलेचा, इनके बारे में मैं चाहूंगी कि आप जरूर जानकारी दें बादल जी। ओम प्रकाश सकलेचा के बारे में बताना चाहूंगा, ये मालवा से हैं और इनके पिताजी वीरेंद्र कुमार सकलेचा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मुख्यमंत्री रहते हुए भी उसके बाद उन्होंने पार्टी से बगावत की थी और अपनी अलग पार्टी बनाई थी। तो ओम प्रकाश सकलेचा और उनके पिताश्री कई साल तक मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा से अलग रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में ओम प्रकाश सकलेचा ने अपनी प्रतिभा और निष्ठा का प्रदर्शन किया है। तो हो सकता है कि वो शिवराज सिंह चौहान के बहुत करीबी ना हो, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान सुंदरलाल पटवा के खेमे से आते थे और ओम प्रकाश सकलेचा और वीरेंद्र कुमार सकलेचा पटवा जी के विरोधी खेमे में थे। तो हो सकता है कि बादल जी, इस वक्त उषा ठाकुर जी शपथ ले रही हैं, इंदौर का जाना माना नाम है। उषा ठाकुर बहुत तेज तर्राट विधायिका रही हैं और इंदौर में अपनी इंदौर के हितों के लिए उन्होंने पार्टी के खिलाफ भी सड़कों पर उतरने में कोई संकोच नहीं दिखाया है। तो उषा ठाकुर इस मामले में मुझे लगता है कि बड़ी भाग्यशाली हैं कि उनको मंत्री पद का अवसर मिल रहा है और शिवराज सिंह चौहान उन्हें मंत्री बना रहे। कैलाश विजयवर्गीय के विरोधी खेमे से हैं उषा ठाकुर, इस वक्त शपथ ले रही हैं। इंदौर का जाना माना चेहरा, तेज तर्रार विधायिका, विधानसभा क्षेत्र महू से ये विधायिका हैं और यहाँ के जो मुद्दे हैं उनको लेकर हमेशा आवाज बुलंद करती आई हैं। राजेश जी, अभी तक जितने मंत्रियों ने शपथ लिया और आने वाले समय में जो नाम अब आगे सामने आ भी रहे हैं, इसको देखते हुए आप अभी क्या आकलन कर पा रहे हैं? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस कैबिनेट में कितनी चली है, उनकी पसंद का कितना ख्याल रखा गया है? मेरा ऐसा ख्याल है कि इसमें शिवराज सिंह चौहान की कम केंद्र की अधिक चली है और दूसरी जो चली है वो सिंधिया की चली है, क्योंकि ये मान के आप चलिए कि आने वाले दिनों में जब तक ये 24 सीटों पर उपचुनाव नहीं हो जाते तब तक इस मंत्रिमंडल में कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। लेकिन उपचुनाव के नतीजे इस बात का संकेत देंगे कि आने वाले दिनों में 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद परफॉर्मेंस के आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि एक परिवर्तन और विधानसभा में होगा, जिसमें सिंधिया समर्थक खेमे के कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो पाएगी, क्योंकि इसमें निश्चित रूप से कुछ विधायक ऐसे हैं जो अपने परफॉर्मेंस के आधार पर कमलनाथ सरकार में भी बहुत सबसे नीचे के पायदान पर थे। तो उनको मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल से शिवराज सिंह चौहान को बाहर का दरवाजा दिखाना ही पड़ेगा। अरविंद भदौरिया इस वक्त शपथ ले रहे हैं बादल जी। जी, अरविंद भदौरिया संगठन के बहुत पुराने नाम है, बहुत नेटवर्क इनका बड़ा तगड़ा है, जमीनी नेटवर्क है और ये संगठन में आरएसएस की तरफ से बड़े मजबूत चेहरे माने जाते हैं और इस पे ये जो संगठन के दबाव के कारण या पार्टी के उन नेताओं के दबाव के कारण जो शिवराज सिंह चौहान को समर्थन नहीं करते, उनके दबाव में इनको मंत्री पद दिया गया है। और इनकी हालिया कामयाबी के तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि कमलनाथ सरकार गिराने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। विधानसभा सीट अटेर से 2 बार विधायक चुने गए हैं और अब उन्हें शिवराज मंत्रिमंडल में भी जगह मिल गई है। राजेश जी, सिंधिया खेमे से जो मंत्री शपथ ले रहे हैं, किस तरह के पोर्टफोलियोज उनके खेमे में जा सकते हैं, आप क्या आकलन कर पा रहे हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल तय है कि सिंधिया खेमे के पोर्टफोलियो जो मिलेंगे सिंधिया खेमे के विधायकों को, वो एक आध पोर्टफोलियो ही मजबूत मिलेगा, बाकी सब बहुत ही दूसरे दर्जे के पोर्टफोलियो मिलेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने घर में आग लगाना पसंद नहीं करेगी। जैसे कि मैंने बताया कि भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव और भी कई नाम ऐसे हैं जो बहुत कद्दावर नाम हैं और अगर आप उनको कमजोर पोर्टफोलियो देंगे तो मंत्रिमंडल में और पार्टी में आपसी कलह बढ़ेगी। तो ये जो स्थितियां हैं, ये मुझे नहीं लगता कि सिंधिया खेमे को उस नजरिए से कोई बहुत मजबूत विभाग देने वाले हैं। और इस वक्त जैसे कि मैंने कहा कि इस समय उपचुनाव सिर पर हैं, मंत्री होना उनके लिए ज्यादा जरूरी है, पोर्टफोलियो क्या मिलता है वो जरूरी नहीं है, क्योंकि उन्हें मंत्री के रूप में जब वो अपने मतदाताओं के बीच में जाएंगे तो कई सारी सरकारी सहूलियतें मिल जाती हैं जो आमतौर पर आचार संहिता में के चलते भी उपेक्षा हाशिए पर डाल दी जाती है।
मोहन यादव ने अभी भी अपनी शपथ खत्म की है। बादल जी जी, मोहन यादव जी का भी यही है इतिहास है। मोहन यादव एक समर्पित कार्यकर्ता है, मोहन यादव का जमीनी नेता है। मोहन यादव ने अपने समाज में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वो एक मंत्री के रूप में कितने कामयाब होंगे, ये उनके लिए भी अग्नि परीक्षा है। हरदीप सिंह डंग ले रहे हैं शपथ, जिन्हें आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि सुवासरा विधानसभा क्षेत्र से ये पूर्व विधायक रहे हैं और आज हो रहे हैं कैबिनेट में शामिल। 10 मार्च 2020 को ही विधायक पद से इन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन अब देखिए 24 ऐसे विधायक 24 ऐसे नेता होंगे जिनको दोबारा चुनाव अब लड़ना, उपचुनाव में जाना पड़ेगा, जिसका जिक्र अभी राजेश बादल भी कर रहे थे। अब राजेश जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सिंधिया खेमे को जो एंट्री मिली, और जैसे आपने कहा कि बहुत ज्यादा अहम पोर्टफोलियो तो उनके पास नहीं जा पाएंगे, 1 या 2 को अगर छोड़ दें, लेकिन आने वाले दिनों में इस मंत्रिमंडल को देखते हुए क्या ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार में 2 केंद्र होते दिखाई दे रहे हैं? 2 केंद्र होते दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि 2 केंद्र बन गए। 2 केंद्र, या आप 2 कह रही हैं, मैं 3 केंद्र कह रहा हूं। पहला केंद्र शिवराज सिंह चौहान खुद है, दूसरा केंद्र ज्योतिरादित्य सिंधिया है, और तीसरा केंद्र जो है वो पार्टी का वो वर्ग है जो सिंधिया के आने से नाराज है और शिवराज सिंह चौहान से वर्षों से नाराज है। नरोत्तम मिश्रा उनमें सबसे उनकी अगुवाई कर रहे हैं, तो उनकी भी चलेगी। तो ये सत्ता के जो 3 केंद्र हैं वो इस बात का निर्धारण करेंगे कि उपचुनाव के बाद वास्तव में शिवराज सिंह चौहान का अपना भविष्य क्या है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी बहुत 100% भरोसे से अभी इस बात को नहीं कह सकते कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रही तो कोई और मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। यहाँ तो राजनीतिक जानकार इस बात की भी पड़ताल कर रहे हैं कि चाहे मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीते उपचुनाव में और चाहे भारतीय जनता पार्टी जीते, सरकार किसी की भी रहे, शिवराज सिंह चौहान के लिए अपनी गद्दी बचाना बहुत बड़ी चुनौती होगी। और हमने बीते वक्त में भी देखा है कि सबसे बड़ा असंतोष का कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बादल जी ये था कि उनको उस तरीके से भूमिका ही नहीं दी गई कांग्रेस में जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। कई सालों से वो कांग्रेस में थे, ऐसे में अब जब वो बीजेपी खेमे में शामिल हो गए हैं, वही गलती दोबारा ना हो, इसके लिए क्या कुछ बातें ध्यान में रखी जाएंगी, वो असंतोष दोबारा उनके मन में ना पैदा हो? देखिए, अगर अब मैं एक बात आपको बताऊं, बहुत बारीक सी बात है कि जो गलती कांग्रेस ने की वो गलती बीजेपी कर सकती है। वो कमलनाथ के साथ जो गलती हुई वो गलती बीजेपी नहीं दोहराएगी, इस बात की गारंटी आप नहीं ले सकते, क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी मजबूरी है कि उनके पास कोई तीसरा दरवाजा नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने भी उनका ध्यान नहीं दिया तो वापस अब लौट करके फिलहाल तो कांग्रेस में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ा दाग लगा है अपनी ही पार्टी की सरकार को गिराने का। तो अब अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी सुने और चाहे उनका ना सुने, वो खुश रहें या नाराज रहें, कम से कम 2-2.5 साल तो उनकी नियत यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उसी की चौखट पर दस्तक देते रहे। और इस बीच आपको दिखा दें, भारत सिंह कुशवाहा शपथ ले रहे हैं, ग्वालियर ग्रामीण से विधायक हैं और शिवराज सरकार में युवा चेहरा माने जाते हैं। कद्दावर नेता, ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से विधायक और इस वक्त शपथ ग्रहण में। बादल जी, भारत सिंह कुशवाहा ले रहे हैं शपथ इस वक्त? जी, इसलिए ये भी उस कड़ी और उसी रणनीति का नतीजा का एक हिस्सा है कि आने वाले दिनों में देखिए, बुंदेलखंड से इन्होंने गोविंद सिंह राजपूत को पहले मंत्री बना दिया है, मालवा से तुलसी सिलावट को बना दिया है, हरदीप सिंह डंग को बना दिया है। अब जो सारा ध्यान और दारोमदार है चंबल और ग्वालियर संभाग की सीटों पर है, क्योंकि ये महल के प्रभाव की, यानी सिंधिया परिवार के प्रभाव की सीटें हैं। अगर इन सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों का प्रदर्शन खराब रहता है तो फिर सिंधिया के अपने अस्तित्व के लिए भी चुनौती है। इसलिए सिंधिया ने अपने ही समर्थकों को, चाहे भले ही वो प्रतिभा के आधार पर अपेक्षाकृत 2ym दर्जे के हैं, 3रे दर्जे के हैं, लेकिन उनको चुनाव जिता करके लाना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसलिए चंबल और ग्वालियर संभाग पर उनका जोर है।
तो देखिए 72 दिन के बाद मंत्रिमंडल जो है यहाँ पर विस्तार हुआ है और तस्वीरें भी आपको हम लगातार राजभवन से दिखाई रहे हैं। आज 28 मंत्री शपथ ले रहे हैं। हालांकि कितनों को कैबिनेट बर्थ मिली है, कितनों को एमओएस मिला है, पोर्टफोलियोज क्या होंगे, विधानसभा स्पीकर कौन होगा, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा कि जब राजभवन से इस पर और जानकारी और डिटेल सामने आए। लेकिन सवाल लगातार ये बने हुए हैं कि जिस तरह से सत्ता के केंद्र बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति क्या रूप लेने वाली है। और राजेश जी भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि 1 और 2 नहीं बल्कि अब 3 केंद्र मध्य प्रदेश में दिखाई देते हैं। एक तरफ शिवराज कैंप, दूसरी तरफ सिंधिया का खेमा और तीसरी तरफ वो खेमा है जो नाराज है इस बात से कि सिंधिया जो है बीजेपी में आए और शिवराज सिंह चौहान से भी उनकी नाराजगी है। तो ये जिस तरह से राजनीति मध्य प्रदेश की करवट ले रही है, आने वाले दिनों में अब क्या स्वरूप रहने वाला है और कैसे सिंधिया खेमा, शिवराज खेमा एक साथ मिलकर काम करेगा, ये बहुत बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस चौथे कार्यकाल में रहने वाली है। राजेश जी, अगर मंत्रिमंडल से थोड़ा अलग आज की तस्वीरों पर भी हम बात करें, आपने भी क्या अपने जर्नलिस्टिक करियर में अभी तक ऐसी तस्वीरें देखी हैं कि कोविड संक्रमण के दौर जैसा समय चल रहा है, दूर दूर मास्क में तमाम नेता और मंत्री बैठे हुए हैं, किसने सोचा था कि ऐसे समय में भी कोई शपथ ग्रहण कभी होगा? जी, किसी ने नहीं सोचा था। और क्योंकि मुझे तो करीब करीब 44 साल पत्रकारिता में हो गए, 44 ईयर्स, और हमने कोविड का ये जो काल है वो हमने ही पहली बार देखा है। और मुझे नहीं याद आता कि आजादी के बाद से कभी कोई ऐसी स्थिति बनी है। लेकिन हमें ये भी याद है, और कोविड काल ही था जब कमलनाथ की सरकार गिराई गई थी, कोविड काल ही था जब शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली थी, कोविड काल ही था जब उनके 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी, कोविड काल ही था जब पार्लियामेंट की संसद की बैठक 23 और 24 मार्च तक चलती रही। तो इसका अर्थ यह है कि सियासत जो है, कोविड हो या कोई इससे भी बड़ी आपदा हो, सियासत के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता सियासत ही होती है। तो सियासी लोग कभी भी गैर सियासी नजरिए से सोच नहीं पाते। हमें याद है जब 1984 में भोपाल में गैस कांड हुआ था, उस समय भी चुनाव का माहौल था और गैस कांड के लोग एक तरफ तकलीफ ज़दा थे, मौतें हो रही थी, और यहाँ भोपाल में चुनाव प्रचार हो रहा था और जनवरी में चुनाव हुए थे उसके केवल 1 महीने के अंदर अंदर। तो सियासत जो है कभी भी मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में नहीं रखती। ये आने वाले पिछले 40-50 साल में हमने देख लिया है। और ऐसा हमने बिहार चुनाव को लेकर भी देखा है, उसकी भी तैयारी शुरू हो गई है इस कोरोना संक्रमण के दौरान ही, बादल जी। लेकिन इस बीच रामकिशोर कांवरे इस वक्त शपथ ले रहे हैं। जी, ये महाकौशल और क्या आदिवासी चेहरा हैं, और इनके जो संबंधी लिखीराम कांवले एक होते थे, वो भी मंत्री होते थे दिग्विजय सिंह के मंत्रिमंडल में। उनकी नक्सलवादियों ने हत्या कर दी थी और उसके बाद से फिर ये परिवार, उनकी बेटी हिना कांवरे तो कमलनाथ मंत्रिमंडल में उप विधानसभा अध्यक्ष थी। लेकिन कांवरे जो संप्रदाय है, कांवरे जनजाति के लोग हैं, वो अभी भी अपनी अच्छी आबादी के अनुपात से वो मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व की उम्मीद कर रहे थे। तस्वीरें राजभवन से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह 11 बजे से चल रहा है, 40 मिनट बीत चुके हैं, एक एक करके चेहरे सामने आ रहे हैं, क्योंकि पहले जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था वो पूर्णतः नहीं हुआ था। अब एक बार फिर से 28 मंत्री आज शपथ ले रहे हैं और इसके बाद उपचुनाव की भी प्रक्रिया होगी। बादल जी, आपसे मेरा ये सवाल कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति का चक्र घूमा है, उसके बाद हमने सिंधिया खेमा शामिल होते हुए देखा, शिवराज सिंह चौहान को सबको सम्मिलित करके ये जो एक्सपेंशन किया जा रहा है वो देखा। ऐसे में बार बार ये सवाल उठे कि कितना कुछ केंद्र से डायरेक्शंस आते हैं, कितना शिवराज सिंह चौहान का अपना फैसला होता है, क्योंकि कई बार ऐसा लगा कि शिवराज सिंह चौहान अकेले से पड़ गए। जब कमलनाथ की सरकार चल रही थी तब भी कई बार ऐसे मौके आए जब ये कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान महज एक मोहरा है, उनकी नहीं चलती है, केंद्र से सारे डायरेक्शंस आते हैं। ये बात आपकी जो है इसमें काफी हद तक सच्चाई है। और पिछले अगर आप देखेंगे 2013 से 2018 तक शिवराज सिंह चौहान का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत ही बिना बाधा के नहीं रहा है, निर्विघ्न नहीं रहा है। उनके केंद्र में जो सबसे बड़े 2 संरक्षक थे, एक तो सुषमा स्वराज और दूसरे अरुण जेटली, वो अब दोनों ही इस संसार में नहीं है। तो अब निश्चित रूप से केंद्र की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान अकेले पड़े थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाने का उनका अर्थ ही यही था
कि पार्टी के अंदर केंद्रीय संरक्षक के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी शायद कोई मदद कर पाएंगे और राज्य स्तर पर वो अपनी राजनीति कर पाएंगे। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था तो उन्होंने कहा था कि मैं प्रदेश की राजनीति करना चाहता हूं। यानी शिवराज सिंह चौहान की कोई राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है, वो केवल मध्य प्रदेश स्तर की राजनीति करना चाहते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय भूमिका में अपने एक नए संरक्षक के तौर पर देखना चाहते हैं। क्योंकि जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश से जो लोग सक्रिय हैं वो बहुत ज्यादा शिवराज सिंह चौहान को पसंद नहीं करते। नहीं, लेकिन राजेश जी, जैसे आप कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में उनके एस्पिरेशंस को सपोर्ट कर सकते हैं, वो इस भूमिका में आने वाले वक्त में हो, ये उम्मीद कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। लेकिन खुद अपनी महत्वाकांक्षाएं ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी हैं, चाहे वो केंद्र से पूरी होती हो लेकिन या फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना भविष्य क्या देखते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया? ऐसे में तालमेल कैसे होगा? ये तो शिवराज सिंह चौहान का सोचना है कि उनकी प्राथमिकता में क्या हो सकता है कि केंद्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ चाहते हैं। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर प्राथमिकता देखें तो सबसे पहले तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना तालमेल करना है, उन्हें केंद्र में मंत्री का पद पाना है। जब वो अपने आप को मजबूत करेंगे तो पहली प्राथमिकता ज्योतिरादित्य सिंधिया की तो अपने आप को मजबूत करना है, तब वो जाके कहीं शिवराज सिंह चौहान के हित की चिंता करेंगे। उससे पहले तो शिवराज सिंह चौहान का कोई भला कर पाने की स्थिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है। सुरेश धाकड़ इस वक्त शपथ ले रहे हैं। बादल जी, धाकड़ ये बहुत ग्वालियर चंबल संभाग का जो समुदाय है ये बहुत बड़ी संख्या में वोटर हैं इनके। हालांकि धाकड़ के मामले में ये बात मैं आपको बता दूं कि जब बेंगलोर में विधायक गए थे तो धाकड़ उन 3 विधायकों में से थे जिन्होंने कांग्रेस के साथ वापस आने की इच्छा जाहिर की थी और कहा था कि वो सिंधिया के साथ बहुत 100% तन मन धन से बेंगलोर में नहीं आए हैं, उनको वो कांग्रेस में लौटना है। लेकिन चूंकि धाकड़ समाज का वोट काफी है उनके अपने विधानसभा सीट में, इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि जिन विधायकों को मंत्री बनाया गया है उनका अपने अपने समाज पर कितनी पकड़ है और उनके वोटर्स का प्रतिशत क्या है। लगातार तस्वीरें राजभवन की, जहां पर 72 दिन बाद मंत्रिमंडल का ये मेगा शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। शिवराज सरकार का ये बड़ा विस्तार, इसमें सभी अहम विधायक और मंत्री शामिल हुए हैं और राजेश बादल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, ये शपथ ग्रहण अपेक्षित था कि आज की तारीख में होना है, लेकिन ऐसे में जब लगातार ये बातें आ रही थी कि सब कुछ कैसे ठीक ठाक रहे, किसी को भी असंतोष ना हो, चाहे वो सिंधिया खेमा हो चाहे शिवराज सिंह चौहान का खेमा हो, महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? किसने सारी बातचीत की? किसने दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाया, तालमेल बिठाया? कौन था वो चेहरा? देखिए, असल में सारा मामला सरकार बचाने का था और ये बात जो आपने कहा कि आज अपेक्षित था, शायद ये ऐसी स्थिति अभी तो फिलहाल नहीं थी। काफी दिनों से ये चल रहा था चुनाव मंत्रिमंडल में विस्तार। शिवराज सिंह चाहते थे कि ये मंत्रिमंडल विस्तार करीब करीब 1 महीने पहले हो जाता और अगर 1 महीने पहले हो जाता तो ये मंत्री लोग अपने अपने इलाके में जाकर के एक तरह से अपने अपने अभियान की शुरुआत कर देते। दूसरी बात, जो पर्दे के पीछे की भूमिका है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रही है, जिन्होंने इस बात को देखते हुए कि अगर अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बचाना भी मुश्किल हो सकता है। क्योंकि आप कांग्रेस बहुत आक्रामक नहीं है, लेकिन कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर को नकार नहीं सकते कि कमलनाथ को जिस तरह से बीजेपी ने धोखा देके या सिंधिया ने धोखा देके हटाया है, कमलनाथ की सरकार हटाई है। एक बहुत बड़ा वर्ग ये मानता है कि कमलनाथ को हटाना ठीक नहीं था। तो सरकार को बचाने के लिए जेपी नड्डा की जो भूमिका रही है कि उन्हें सरकार बचाना है, शिवराज सिंह चौहान बचे या ना बचे। साइन